नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाले हैं, तो आप इन सबको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपको काफ़ी क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ नष्ट न करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से विद्वान द्वारा दी गई है? देखिए, ये सब परिभाषा, कथन, पंक्तियाँ, ये सब ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ट्रेंडिंग जो आजकल का पेपर 2021 टीजीटी में आपने देखा था, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आए थे। तो आप इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से विद्वान द्वारा दी गई है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए आपका सही होता है। दोस्तों, हम रामचंद्र शुक्ल का सीरीज भी करा रहे हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो की बुक से तो परीक्षाओं में क्वेश्चन 50% पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं करा रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसको देखते रहिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक अपनी तिलस्मी रचनाओं को लेकर प्रसिद्ध हैं? अब पूछा जाता है तिलस्मी रचनाएं किसने लिखी हैं, तिलस्मी रचनाओं को लेकर कौन प्रसिद्ध है? तो देवकी नंदन खत्री तिलस्मी रचनाओं लेकर प्रसिद्ध हैं। चंद्रकांता वगैरह रचना जो है वो देवकी नंदन खत्री की है। आगे है, विशाल भारत पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। बनारसी दास चतुर्वेदी जो हैं वो विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे। क्लियर हुआ? आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं कि भारत भारती निम्नलिखित में से किन की रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है? आपका ऑप्शन बी सही होता है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। आगे क्वेश्चन है, देखिए कूट वाले क्वेश्चन है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। ये टाइप के क्वेश्चन आज के पेपर में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। अब जैसे सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, पहले यहाँ क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पे बोली दी गई है। आपको बताना है कि क्षेत्र की बोली कौन सी है। तो सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी और चौथी है बिहारी। तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बांगरू बोली जाती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बघेली बोली जाती है। राजस्थानी में मेवाती बोली बोली जाती है और बिहार में मगही, भोजपुरी ये सब बोली बोली जाती है। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र बांगरू, ब्रजभाषा ये सब पश्चिमी हिंदी का है। पूर्वी हिंदी का बघेली, अवधी ये सब बोला जाता है। राजस्थान का मेवाती, मारवाड़ी ये सब राजस्थान का है और बिहार का मगही है। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने देखा होगा कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, बताइए? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। ऑप्शन डी सही होता है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ? ये यहाँ तक के 6 क्वेश्चन आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन है, ब्रजभाषा के समर्थकों द्वारा तिरस्कार सूचक विशेषण यामिनी का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के लिए किया गया है? क्या पूछा गया है कि ब्रजभाषा के समर्थकों द्वारा तिरस्कार सूचक विशेषण यामिनी
का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के लिए किया गया है? कूट के द्वारा इंगित करें। ए है उर्दू, 2 है खड़ी बोली, 3 है बांगरू और चौथा है अवहट। अब इसमें कूट केवल एक सही है कि 2 सही है कि 1 2 दोनों सही है या 3 4 सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होता है कि जो तिरस्कार सूचक विशेषण यामिनी का प्रयोग वो खड़ी बोली हिंदी के लिए किया गया है। क्लियर हुआ? किसके लिए किया गया है? खड़ी बोली हिंदी के लिए। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी साहित्य के आदिकाल को निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने सिद्ध सामंत युग कहा है? तो सिद्ध सामंत युग किसने कहा है आदिकाल को? तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है सिद्ध सामंत युग को? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अब देखिए इसमें पूछ लिया गया महावीर प्रसाद जी ने क्या कहा है? तो बीज वपन काल कहा है। क्लियर? आगे है प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे हिंदी साहित्य के आदिकाल को निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने सिद्ध सामंत युग कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन ए सही होता है। आगे है प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले कवि कौन से हैं? तो मुल्ला दाऊद भी हैं, कुतुबन भी हैं, मंजन भी हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि उपयुक्त सभी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पन्हियाँ टूटी, बिसर गयो हरिनाम। उपयुक्त पंक्तियों में संत कुंभन दास की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का पता लगता है? कूट के द्वारा सही उत्तर चुनें। मतलब ये पंक्तियां हैं। अब पूछ लिया गया कभी आ जाता है ये पंक्तियां किसने लिखी? तो कुंभन दास ने लिखी। अब इसमें कुंभन दास के कौन सी स्थिति का पता चलता है? कूट के द्वारा चुने। सबसे पहला है संत का गहन ईश्वरीय भक्तिभाव, संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा, संत का घोर अभिमान कि संत की गरीबी की अवस्था। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। ए संत का गहन ईश्वरीय भक्तिभाव और ऑप्शन 2 संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा। ये 2 स्थिति का पता कुंभन दास के ए से पंक्तियों में मिलती है। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन है उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। अब इस एकांकी में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा उस चीज़ का चित्रण है कि जो लोग जोंक की तरह खून चूसते हैं उनकी स्थितियों का वर्णन किया गया है। तो सामाजिक व्यंग्य है ये जोंक। आगे क्वेश्चन नंबर 12 काव्य से संबंधित पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा निम्नलिखित में से किस तत्व को लेकर हुई है? क्वेश्चन क्या है? काव्य से संबंधित पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा निम्नलिखित में से किस तत्व को लेकर हुई है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। कल्पना और व्यक्तित्व की समीक्षा क्षेत्र में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा हुई है कल्पना और व्यक्तित्व की। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला को है आकृति और रूप के आधार पर हिंदी एक विशिष्ट भाषा है और दूसरा है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में टीजीटी पीजीटी पेपर में आप देखने को मिल जाएंगे आपको। इसमें है उपयुक्त कथनों में क्या सत्य है? मतलब आकृति और रूप के आधार पर हिंदी एक विशिष्ट भाषा है, ये सत्य है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ये सत्य है। तो आपका ऑप्शन ए और दोनों ही सत्य हैं। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी आपका सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी भाषा का सही विकास क्रम निम्नलिखित में से क्या है? मतलब हिंदी भाषा का जो सही विकास क्रम है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्रारंभिक हिंदी आई। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये ऑप्शन ए सही हुए। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य से क्या अभिष्ट है?
मतलब हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य से क्या अभिष्ट है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है आपकी हिंदी भाषा अपभ्रंश साहित्य में। प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार को जाना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में स्वयंभू को जाना जाता है। ये मैंने कल भी आपको क्वेश्चन कराया था कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो बी है वो है कि गुजराती भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि मराठी, मलयालम और हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ये सब पूर्वी हिंदी में आती है। अब पश्चिमी हिंदी में क्या आती है? ब्रज भाषा आती है, और क्या आती है? बांगरू आती है, ये सब पश्चिमी हिंदी में आती है। राजस्थानी में जैसे हमने पढ़ा मेवाती, मारवाड़ी, ये सब राजस्थानी में आती है। पहाड़ी में ढूंढरी, ये सब पहाड़ी में आती है। डोंगरी भाषा, ये सब। आगे है, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठे ध्वनियाँ जो कंठ से निकलती हैं उसे कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। कौन कौन सी? क और खा ध्वनियाँ कंठ की हैं। तो क्लियर हुआ, क और खा ध्वनियाँ कंठ से हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 20। तो बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन सी आपका सही होता है। निम्नलिखित में से अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 21। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, जैसे क ख ग घ अंगा लास्ट का हुआ, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ आड़ा, जो लास्ट के पांचों अक्षर होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जिसको वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है उसको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानक हिंदी वर्णमाला के संबंध में उच्चारण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। मतलब मानक हिंदी वर्णमाला के संबंध में उच्चारण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यूँ कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करें। तो क्या कथन है? हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, 15 स्वर और 30 व्यंजन है, ये सही है। कि लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। तो ये दोनों सही है कि नहीं सही है, कि एक सही है, दो सही है? तो देखते हैं कूट में क्या है, केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही, कि न 1 सही न 2। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन बी सही होता है कि केवल 2 सही है। तो में क्या है कि लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, 13 स्वर हैं प्लस 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। आपका ऑप्शन बी केवल 2 सही है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं उस समय कि ये सही है कि ये सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर से ज़रूर करिए और सोचिए कि पूछा क्या गया है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है कि मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है? तो आपका जो प्लुत स्वर है वहाँ पे उच्चारण के आधार पर समय ज़्यादा लगता है। ठीक। आगे है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो शुद्ध वर्तनी देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें 4 तरह से लिखा जाएगा। आपको पता करना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इस शब्द का कौन सा अर्थ सही है, ये कैसा शब्द है कि हम इसको सही से ये ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए, दंपति, दंपत्ति, दंपति कि दंपति, तो आपका ये ऑप्शन सही होता है दंपति।
ऑप्शन बी सही होता है, ये शुद्ध अर्थों में लिखा जाता है। देखिए जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ और उसमें जितना मैं शुद्ध अशुद्ध शब्द ये सब करा रही हूँ, अगर आप इतना ही तैयार कर लीजिए तो आपके परीक्षाओं में पक्का इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाएंगे इस वर्तनी से। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए शुद्धवर्ती का चयन, ये सेम दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे दे दिया गया है, तो एक हमने कर लिया है। आगे 27 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता का परीक्षण करें, यो कूट के माध्यम से सही कथनों का चुनाव करें। ये दोनों कथन आपको पढ़ना है, सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखते हैं कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब आपको अगर संधि की परिभाषा आएगी तो आप पता कर लोगे कि हाँ संधि इसी को कहते हैं। आगे है संधि के विपरीत संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। तो आपको ए और 2 में से बताना है कौन सही है या दोनों सही हैं कि नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, ए और 2 दोनों सही हैं कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं और संधि के विपरीत संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। तो आपका किसमें विसर्ग संधि है, अतयो। अतयो में अतः धन, इसको विसर्ग कर देंगे अतः धन एव, अतयो। देखिए विसर्ग संधि को 3 प्रकार से हम पहचान सकते हैं। एक उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय और समास। आपको देखना है कौन सा शब्द है। मान लो अगर आ गया अत्यंत, तो आपको पक्का पता है कि ये उपसर्ग संधि है। उपसर्ग है इसमें, जैसे अति प्लस अंत, तो ये उपसर्ग की विसर्ग संधि है। अब प्रत्यय में मान लीजिए ग्रामीण है, ग्रामीण है, तो इसमें कौन सी संधि, ईड़ प्रत्यय है, तो ये भी विसर्ग संधि है। और समास में मान लीजिए नवरत्न है, तो नौ क्या है, समास आ गया, नवरत्न, तो ये क्या है, समास। तो 3 प्रकार की विसर्ग संधि होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जिसमें देख लेना ये तीनों आ रहे हैं तो ये विसर्ग संधि होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्रह्मास्त्र का सही, अब समझ में आ गया विसर्ग संधि। यौगिक शब्दों का विग्रह उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीनों के द्वारा होता है, तो इसलिए ये विसर्ग संधि हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है, अत्यो आपका विसर्ग संधि है। अति उपसर्ग है तो अत्यो आपकी संधि हो गई सही, ऑप्शन ए। आगे है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि ब्रह्म धन अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में आपकी दीर्घ संधि है। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 31, यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। तो ये यौगिक शब्दों की रचना, देखिए अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि उपसर्ग, समास और प्रत्यय यौगिक शब्दों की रचना तीनों द्वारा होती है, तो ये उपयुक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रख्यात में प्र जो उपसर्ग है वो प्रयुक्त उपसर्ग है। क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यक्ष नहीं है, तो किसमें नहीं है, ऑप्शन डी भुलावा में आवा नहीं है, जबकि चढ़ावा में आवा, दिखावा में आवा, लावा में आवा प्रत्यक्ष है, लेकिन भुलावा में प्रत्यक्ष नहीं, तो ये आपका ऑप्शन डी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 34, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर कोई नया शब्द बनाता है तो क्या होता है, समास होता है। और संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 35, पदों की प्रधानता के आधार पर जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में
कैसे पहचानेंगे? तो जो प्रथम पद होता है संख्यावाची होता है और कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण, उपमेय उपमान का बोध होता है। तो क्लियर हुआ कि पदों की प्रधानता के आधार पर जिस समास में पूर्व पर प्रधान होता है या जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। तो आज का यहाँ पे 35 क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, हम क्वेश्चन आगे और भी करा सकते हैं, लेकिन इससे कोई वो नहीं होगा। कम क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, रिवीजन करने में भी मज़ा आएगा। तो इसलिए 35 क्वेश्चन ही हम रोज़ लेके आते हैं। तो आज का 35 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।